This is third session of chapter Relation and Function of class 12th. In previous session, we have discussed type of relations, injective, surjective and bijective. And then we have seen some questions based on it. Now in this session, I am going to give you explanation of one question which is very important as per the board aspect. It is question number 3, okay, of function sheet. And then we will see the definition of composite functions, inverse of function, and also some questions based on it. Okay, so let's begin this session. Question number 3 is function. Question number 3 is show that the function f such that r minus 3 to r minus 1 given by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 to prove f is bijective. We have to prove that the function is bijective. Okay, so इसमें कोई खास इशू नहीं होगा. We will follow the definition of one-one mapping and onto mapping. Okay, तो ध्यान दीजिएगा. First of all, we have to check whether the function is injective or not. Okay, that means I have to prove that the function is injective. Okay, so the definition was if fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, then we can say that the function is function is injective. Okay, so proof for injective, let fx1 is equal to fx2 where x1 x2 belongs to domain of f, that means r minus 3. Okay, मैंने आपको इससे पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था. हम लोग जो x1 और x2 एज्यूम करते हैं वो वो डोमेन की वैल्यू होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है r माइनस 3. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस fx1 और इस fx2 की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे इस फंक्शन से. आपको दिख रहा होगा इट इज x1 माइनस 2 x1 माइनस 3. x के प्लेस पे x1 पुट कर दिया है एंड देन इट विल बी x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. अब हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं हम लोग. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. ओके, काफ़ी नीचे लिखा है मैंने, मैं बोल दे रहा हूँ पूरा स्टेप. इट इज x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, देन x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6. अब देखेंगे हम लोग फ्रॉम बोथ साइड्स x1 x2 एंड 6 दे विल गेट कैंसल्ड. ओके, और ये माइनस 3x2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, या इस माइनस 2x1 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. इट विल बी माइनस 3x1 प्लस 2x1 और यहाँ पे लिखा है माइनस 3x2 प्लस 2x2. So we'll have minus x1 is equal to minus x2 and it will be x1 is equal to x2. अब आप देख सकते हैं हम लोग fx1 is equal to fx2 कंसीडर करके चले थे and we have x1 is equal to x2. That means fx is injective. This implies fx is injective. क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए.
अभी मैं आपको इनवर्स फंक्शन बताऊंगा, उसमें भी मैं इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगा. ओके, नाउ we have to prove that the function is surjective. Okay, now to prove surjective we have to prove that range of the function and the codomain of the function are equal. So to find the range of the function we will assume x minus 2 upon x minus 3 is equal to y. Okay, इसी क्वेश्चन में आप रेंज का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस कैसे इवेल्युएट की जाती हैं. ओके, तो ध्यान दीजिएगा. वी विल अज्यूम लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. कॉन्सेप्ट रेंज इवेल्युएट करने का क्या होता है, हम लोग इस इक्वेशन से इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं. सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, डेट मीन्स इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू से x इज इक्वल टू में ट्रांसफर कर देते हैं और देन उस इक्वेशन में नोटिस कर लेते हैं कौन सी वाली वैल्यू y की पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लीविंग दोज वैल्यूज वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस. ओके, तो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट विल बी एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. देन ध्यान दीजिएगा मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं ऐसे ही यूटिलाइज कर रहा हूँ जितना भी स्पेस है मेरे पास. एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे. इट विल बी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2. एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2. then we can say x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1. तो इस इक्वेशन से हम लोग इजीली नोटिस कर सकते हैं दैट हेयर y is equal to 1 is not possible. अगर ये डिनोमिनेटर में y is equal to 1 हो जाएगा तो इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी, इक्वेशन इन्फिनिटी बन जाएगी. ओके, सो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x y is not equal to, y cannot be equal to 1. y cannot be equal to 1. So range of the function will be range all real values except 1. Now the codomain of the function is also r minus 1. It is codomain. मैं ये आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस सेशन में. So codomain is also real minus 1 and the range is also real minus 1. So we can say codomain and range are equal. Are equal, thus function is surjective. Now we'll write a statement that as the function is injective as well as surjective, we can say that the function is bijective. Okay, तो मुझे नहीं लगता आपको इतने पूरे सॉल्यूशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, किसी भी समय पे बोर्ड का व्यू आप ले लीजिए. इसी के साथ हमारा फंक्शन का जो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव पार्ट था, टाइप ऑफ फंक्शंस की ये जो कैटेगरी थी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा या जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. व्हाट आर कंपोजिट फंक्शंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के बारे में देखेंगे. देन कंपोजिट फंक्शंस को देखने के बाद उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे. ओके, ध्यान दीजिएगा. कंपोजिट फंक्शंस. ओके, कंपोजिट फंक्शंस. Firstly, we will assume there are two functions. One is f defined from a to b, then a function g is defined from b to c. Okay, let two functions f and g are defined as f such that a to b and g such that
बी टू सी। ओके, ए बी सी कोई भी तीन सेट्स हैं। ए एक सॉरी एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी में डिफाइन किया गया, दैट मीन्स इसका जो डोमेन है वो ए में है और जो को डोमेन है वो बी है। रेंज बी की कुछ वैल्यूज़ हैं। सिमिलर वे में जो जी का कंप्लीट डोमेन है वो बी में है और जो रेंज है वो क्या है, सी। सॉरी को डोमेन है जो वो सी है और उस सी की कुछ वैल्यूज रेंज है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे एक फिगर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ए लिख दे रहा है, ये बी लिख दे रहा है और ये सी लिख दे रहा है। ये एक ए सेट है, यहाँ से यहाँ के लिए एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है, देन बी से सी के लिए एक फंक्शन जी डिफाइन किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट फंक्शन ए से सी के लिए डिफाइन किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा? फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसमें इंटरमीडिएट वैल्यूज की तरह वर्क करेंगे। कौन सी वैल्यूज? सेट ऑफ बी। फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ए में होगा और जो रेंज होगी वो सी में होगी, दैट मीन्स को डोमेन सी होगा। बट जो बी की वैल्यूज होंगी वो एज एन इंटरमीडिएट वैल्यूज वर्क करेंगी। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। Here if we define a function from A to C such that values of B will work as intermediate values then we will say the function as composite function. Okay, not all the values of B but some of the values of B will work as intermediate values. Okay, now we represent it as GOF such that A to C. GOF. Okay, GOF को हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं, G of f(x) is equal to G of f(x). अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ इसमें कैसे इंटरमीडिएट वैल्यूज की तरह वर्क करती है। इसके लिए अभी एक कंडीशन भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़रूरी होती है इसमें समझना। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया था वो इस टाइप से रहा होगा, y is equal to f(x), और इसी टाइप से ये भी रहा होगा, y is equal to gx। अब अगर हम लोग इसमें देखते हैं, x किस में इनपुट में लाया कर रहा है? a में लाया कर रहा, तो इसके लिए जो f(x) की वैल्यू होगी वो किस में लाया करेगी? b में लाया करेगी। अब यहाँ g लिखा है, अब सपोज कीजिए g के इनपुट में ही ना होता, यानी कि यहाँ से जो f(x) की वैल्यू आ रही है अगर ये g के इनपुट में ही ना होता तो ये हमें आउटपुट कैसे देता? तो इसलिए इसमें जो हेल्प कर रही हैं जो वैल्यूज, वो कौन सी वैल्यूज हेल्प कर रही हैं हमें? b की वैल्यूज हेल्प कर रही हैं। g ऑफ समथिंग विल लाई इन b, दैट मीन्स g की जो इनपुट है वो किस में लाया कर रहा? b में लाया कर रहा, और जब तक हम इस इनपुट को इसमें पुट नहीं करेंगे विल नॉट गेट एनी आउटपुट। ओके, तो इसके लिए समझना आपको ये है कि जो b है, b की वैल्यूज किस तरीके से वर्क कर रही हैं? एज एन इंटरमीडिएट वैल्यू। सपोज कीजिए एक वैल्यू यहाँ पे 1 है जिस पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और 2 पे ये 3 है, तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 1, गोफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू g ऑफ f1। अब ध्यान दीजिएगा, f1 इज इक्वल टू 2, सो वी विल राइट इट एज g2 एंड g2 इज इक्वल टू 3।
अब आप ध्यान दीजिए, डोमेन वॉज 1 एंड आउटपुट इज, दैट मीन्स रेंज इज 3। इनपुट 1 था और रेंज आउटपुट 3 आया है, बट इसमें बी का जो रोल था वो क्या रोल था, एज एन इंटरमीडिएट वैल्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये G2 2 वाली वैल्यू उस सेट में लाई ना करती होती, तो इस टाइप से हम लोगों का कंपोजिट फंक्शन जनरेट नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, स्टार बना के लिख दे रहा हूँ, हेयर रेंज ऑफ एफ की जो रेंज है मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ की जो रेंज है वो जी के डोमेन की सबसेट होना मस्ट है। अगर ऐसा हुआ कि कोई भी इस टाइप से सेट डिफाइन किए गए जिसमें रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी में डोमेन ऑफ जी का सबसेट नहीं है, तो उस टाइप से डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन इवेल्युएट करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो मैं अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। सो ध्यान देते हैं हम लोग। मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक और बात बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिखाया, इट वॉज गॉफ। सिमिलर वे में एक फंक्शन होता है फॉग, एंड देन गॉग, देन फॉग। ये 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, फॉग, गॉफ, फॉग, गॉग। इन 4 टाइप के फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। ओके, मैंने आपको एक डेफिनेशन समझा दी थी गॉफ की, सब वैसे ही हैं। ओके, अब इसमें अगर हम जी के प्लेस पे एफ कर देते, एफ के प्लेस पे जी कर देते, तो वो फॉग हो जाता, फॉग देन एफ से एफ के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को ही हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। 3 भी हो सकते हैं, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें नहीं जाना। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक रोस्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, there are two functions defined, f and g. We have to show that golf is defined. We have to prove that golf is defined while fog is not defined. Okay. Then also find golf. Okay. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। f is equal to 1, -1, 4, -2, 9, -3, 16, 4. Okay. 16, 4. ध्यान दीजिएगा। एंड अनदर फंक्शन g इज डिफाइंड -1, -2, -2, -2, -4, -3, -6, 4, 8. Show that golf is defined while fog is not defined. First of all, we will write the domain of f, range of f, domain of g, and range of g. Okay, domain of f is equal to 1, 4, 9, 16. Range of f is equal to 1, 4, 9, 16 was domain, -1, -2, -3, and 4 is range of f. Now, domain of g will be -1, -2, -3, 4, and range of g -2, -4, 6, -6, 8, -2, -4, -6, 8. Now we'll observe. For the existence of fog function, I told you that time, for the existence of golf function, range of f must be subset of domain of g. That means range of this function must be subset of domain of this function. Okay.
So for the existence of fog function, range of G must be subset of domain of F. Now range of G is not subset of domain of F. That's why function fog is not defined. We'll write as range of G is not subset of domain of F. Fog function is not defined. Okay, fog function is not defined, as the range of this function must be subset of domain of this function. Okay, for the existence of fog function, range of G must be subset of domain of F. Okay, now we will check whether Goff function exists or not. Okay, now for the existence of Goff function, range of F is this: -1, -2, -3 and 4, and domain of G is also -2, -1, -3 and 4. That means range of F and domain of G are equal. So we can say that range of F is subset of domain of G. Here range of F is equal to domain of G. So we can say it is range is subset of domain of F. Thus Goff function is defined. अब ध्यान दीजिएगा, Goff defined था. If Goff function is defined, we have to find Goff. Okay, so to evaluate Goff function, input will lie in this function f. Okay, मैं आपको explain करता हूँ properly. Goff of x will be equal to g of fx. Okay, अब ध्यान दीजिएगा, g of fx है, तो ये जो fx है, f का जो इनपुट है वही गॉफ का इनपुट होगा. ये आप बिल्कुल 100% अपने माइंड में क्लियर रखिए. गॉफ फंक्शन में या इस टाइप के किसी भी फंक्शन में जो लास्ट में फंक्शन आता है उसका जो इनपुट होता है वही इस पूरे फंक्शन का इनपुट होता है. ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग को 1, 4, 9 और 16 इन 4 वैल्यूज़ के लिए इसको चेक करना होगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1. Goff of 1 will be equal to g of f1. Okay, अब g of f1 आप नोटिस कीजिए, it is -1. So we'll write it g is equal to g -1. f1 at the place of f1 we'll write -1. Okay, हम लोग क्या करेंगे, इस f1 के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे. Okay, now g -1 is equal to -2. g -1 is equal to -2. ये फंक्शन की डेफिनेशन ही हमको सब कुछ क्लियर कर रही है. f1 was -1 and g -1 is equal to -2. From here we can say that Goff 1 is equal to -2. Goff 1 is equal to -2. Okay, सिमिलर वे में हम लोग Goff of 4 की वैल्यू निकाल लेंगे. So Goff of 4 will be equal to g of f4. Now f4 is equal to -2, g of -2 is equal to -4. Okay, and then Goff of 9, it will be g of f9. Okay, f9 is -3,
g minus 3 will be equal to minus 6. Okay, last one, golf of 16 will be equal to g of f16. f16 that means 4, and g of 4 is equal to 8. यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने यहाँ से इसका इनपुट रखा है, फिर उससे आउटपुट आया है, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थी, देन उस इंटरमीडिएट वैल्यू पे जी का जो भी आउटपुट हुआ वो फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे मैं इसका गॉस फंक्शन को प्रॉपरली लिखने जा रहा हूँ। गॉस फंक्शन हो जाएगा इस 1 पे इसका आउटपुट -2 था, तो विल राइट इट एज 1, -2। 4 पे -4 था, 9 पे -6 था, एंड 16 पे 8 था। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गॉस फंक्शन। ऑलराइट, अब हम लोग इसका एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे। ये रोस्टर फॉर्म का था। रोस्टर फॉर्म थोड़ा इजी होता है, हालांकि इस वाले सेक्शन में हम लोगों को जो जनरल फॉर्म होगी वो ज़्यादा इजी पड़ेगी। ओके, सो देख लेते हैं जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का कोई एक पार्ट कराने जा रहा हूँ। 10 में 5 पार्ट्स हैं टोटल, सारे के सारे ऑलमोस्ट बहुत ईजी हैं। सो क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराता हूँ इसका सेकेंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा। There are two functions defined, f such that r to r and g such that r to r as fx is equal to 2x plus x square and gx is equal to x cube. We have to find fog and golf. Okay, यहाँ हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस की कोई भी चेकिंग हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको करनी हो तो आप इसका रेंज इवेल्युएट करके देख लीजिएगा। मुझे पता है इसकी रेंज ऑल रियल वैल्यूज़ होगी, इसकी भी रेंज ऑल रियल वैल्यूज़ होगी। ओके, तो इस एंड से मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है जिसको मैं इसकी रेंज इवेल्युएट करूँ, तो मैं डायरेक्टली इसके फॉग और गॉफ के सॉल्यूशन पे जाता हूँ। सबसे पहले फॉग ऑफ एक्स को हम लोग लिखेंगे f ऑफ जी एक्स एस एक्स क्यूब। आप पहले चाहें तो इसको इस टाइप से लिख लीजिए, f ऑफ जी एक्स, देन f ऑफ जी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, fx was this, we have to find fx cube. Okay, so at the place of x we will put x cube. It will be 2x cube plus x cube whole square. So we can say it is 2x cube plus x raised to the power 6. ये हो गया हमारा फॉग फंक्शन। ओके, अब हम लोग ध्यान देते हैं किस पे, गॉफ पे। गॉफ ऑफ x, it will be g of fx. Okay, now fx is 2x plus x square. So I'll write it g 2x plus x square. अब ध्यान दीजिएगा, gx was x cube. So here, from here, g 2x plus x square will be 2x plus x square whole cube. ये हो गया हमारा गॉस फंक्शन। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी जाते हैं बोर्ड के एस्पेक्ट से। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ हमारा कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट होता है। अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी होता है। उसके बाद इस सेशन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ओके, इन्वर्स
of a function. इसमें एक थ्योरी और होती है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट की, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। उस पर अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा उससे 15 to 20 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, और मैंने देखा आप लोग वैसे भी सेशंस को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो मैं आपको जस्ट टू द पॉइंट बात बताने जा रहा हूँ। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट f such that a to b a function is a bijective function. कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, कैसा फंक्शन है ये? बाइजेक्टिव फंक्शन है, डिफाइंड एज y is equal to fx। कोई भी एक फंक्शन है f a to b जो कैसा है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और उसको इस टाइप से डिफाइन किया गया। ओके, अब अगर मैं इसी में एक फंक्शन g डिफाइन कर दूं जो b to a हो जाए, कैसा हो जाए? b to a हो जाए, और वो भी क्या हो, बाइजेक्टिव हो, और किस टाइप से हो जाए, x इज इक्वल टू जी वाई की फॉर्म में हो जाए, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इफ वी डिफाइन another function g such that b to a another bijective function such that g to a, okay, g such that b to a defined as x is equal to gy। कैसा फंक्शन हो? x इज इक्वल टू जी वाई की फॉर्म का हो। दैट मीन्स इसका जो इनपुट था वो इसका आउटपुट बन गया है, और जो इसका आउटपुट था वो पूरा इनपुट बन गया। ओके, बाइजेक्टिव हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं? बाइजेक्टिव इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि ये जो कोडोमेन है और रेंज दोनों इक्वल हो। दैट मीन्स कंप्लीट सेट बी इसका डोमेन बन सके, और वहाँ पे उसके हर डोमेन की एक सिंगल वैल्यू हो, जिससे कि जब एक नया फंक्शन g डिफाइन किया जाए तो वो भी क्या हो, वो फंक्शंस के सारे एक्सियम्स को फॉलो करता हो। ओके, अगर यहाँ पे फंक्शन मैनी वन होगा तो ये जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा उसके एक डोमेन के लिए 4 रेंज हो जाएंगी, या एक डोमेन के लिए मल्टीपल रेंजेस हो जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन। सो फंक्शन की एक्सियम को होल्ड कराने के लिए हम लोगों को फंक्शन को कैसा कंसिडर करना पड़ता है? बाइजेक्टिव कंसिडर करना पड़ता है। ओके, सो दिस फंक्शन, this function g is called inverse of f। ओके, हम लोग इसको किस टाइप से लिखते हैं? इस टाइप से लिख लेते हैं, f इनवर्स x। ओके, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जी वाई। जी वाई ही इनवर्स ऑफ एफ है, दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स है। तो कभी भी अगर आपके सामने प्रूव करने के लिए आ जाए शो दैट द फंक्शन इज इनवर्टिबल, ओके, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बहुत अच्छे से एक और बार, अगर प्रूव करने के लिए आ जाए शो दैट द फंक्शन इज इनवर्टिबल, देन यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही इनवर्टिबल होगा। वो आपसे कह ही ये रहे हैं कि आप प्रूव कीजिए कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, बट वो ये शो कर रहे हैं कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि शो दैट द फंक्शन इज इनवर्टिबल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें मैंने अभी एक क्वेश्चन पूरा प्रूव करके बताया था, जिसमें बाइजेक्टिव मैंने प्रूव किया था सेशन के बिगिनिंग में ही। तो सेम क्वेश्चन है जो इनवर्स ऑफ फंक्शन में भी है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें सेम फंक्शन डिफाइन किया गया है, बस हमसे बोला गया शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2, विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, एंड देन we have to find f inverse। okay,
तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 सेम वही है। एफ डिफाइन किया गया है ए से बी में, और ए बोला गया है r-3 है, बी बोला गया है r-1 है। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पहले। शो दैट f is 1 1 and on to we have proved it earlier. Now sorry, f inverse, find f inverse. ओके, f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। ये फंक्शन इस टाइप से था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y नहीं गिवन था, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x-2 x-3। सेम रेंज ऑफ f वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बताया अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर इसको x इज इक्वल टू में हम लोग ट्रांसफर कर दें इन टर्म्स ऑफ y, सो gy विल बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वही लिखेंगे, xy minus 3y is equal to x minus 2. So we can say xy minus x is equal to 3y minus 2, and x will be equal to 3y minus 2 upon y minus 1. This is inverse of f. Okay, ये फंक्शन जो है ये इनवर्स ऑफ f है। तो अब हम लोग लिख लेंगे, इसको लेट कर लेते हैं gy, ओके, लेट gy is equal to inverse of f inverse is equal to gy, f इनवर्स क्या हो गया, 3y minus 2 upon y minus 1। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग जो इनवर्स ऑफ फंक्शन लिखते हैं उसको x की फॉर्म में करके लिखते हैं, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है और हमेशा फंक्शन का जो जनरल इनपुट होता है वो x होता है। तो इस x से अगर आप मिक्स ना करें इसको, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये f इनवर्स y है एक्चुअल में, सो वी हैव टू राइट हियर f इनवर्स x विल बी इक्वल टू 3x minus 2 upon x minus 1। ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ f। ओके, तो इस टाइप से ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर देना, और अगर कभी प्रूव करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है, सॉरी फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है, सो वी विल प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेंगे। इसका जो लास्ट टॉपिक होगा वो बाइनरी फंक्शन होगा, और उसके बाद ही उसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस साल से जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट वर्क ऐड हो गया है हम लोगों में। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको समर वेकेशन जो होगी, क्लासेस ऑफ कर दी जाएंगी, उससे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको एक पूरा प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन, जिसके लिए आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना होगा। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।